नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड की जनजातियों में अगली जनजाति के बारे में। आज हम पढ़ेंगे जो कि जनजातियों में आज हम जो पढ़ने वाले वो 26वीं जनजाति के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आज हम बात करेंगे सौरिया पहाड़िया जनजाति के बारे में। बता दें कि इससे पहले हम 25 जनजातियों को पढ़ चुके हैं। 25 जनजातियों में 24 जनजाति जो सामान्य जनजाति हैं और एक कोरवा जनजाति जो कि आदिम जनजाति के रूप में कह सकते हैं कि 8 आदिम जनजातियों में हम एक आदिम जनजाति कोरवा पढ़े हैं और अगले हम 6-7 जो भी आदिम जनजाति बचा हुआ है उन सभी को हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से कुल अगर बात किया जाए तो 26वीं जनजाति के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद जो 6 जनजाति और बच जाएगा उन सभी को हम एक एक करके समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे आदिम जनजाति सौरिया पहाड़िया के बारे में। तो सबसे पहले तो सवाल उठता है कि सौरिया पहाड़िया, तो ये शब्द आता है दरअसल पहाड़िया जनजाति में 2 समूहों में मुख्य रूप से बांटा गया। पहाड़िया जनजाति जो वो मुख्य रूप से पहले 2 भागों में बटा गया, सौरिया पहाड़िया और वह है माल पहाड़िया। अब होता क्या कि सौरिया पहाड़िया जो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पिछड़ा माना जाता है, क्योंकि इनका रहन सहन रीति रिवाज जो है वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि ज्यादा आदिम टाइप से है। यानी कह सकते हैं कि ये लोग क्या थे कि प्राचीन काल में ऐसा माना जाता था कि ये गौमांस तक भी प्रयोग करते थे खाने करने में, और भी कई तरह के गलत तरीके से ये रहन सहन के कारण से माल पहाड़िया जो है वो कहीं ना कहीं इसे अशुद्ध मानते हैं। यानी कह सकते हैं कि माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया में बहुत ज्यादा बनता नहीं है, क्योंकि माल पहाड़िया इसे अशुद्ध के रूप में मानते हैं, ऐसा माना जाता है। अब बात करते हैं सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया में अलग अलग जनजातियों में हम पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम बात करेंगे अगली जब 27वीं जनजाति पढ़ेंगे तो उसमें हम माल पहाड़िया के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम विशेष रूप से जो चर्चा करने वाले हैं वो सौरिया पहाड़िया के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं एक एक करके सौरिया पहाड़िया से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि सौरिया पहाड़िया जो है ये मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में कह सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र में छोटे छोटे अपने समुदाय के रूप में कह सकते हैं कि बसे हुए जनजाति के रूप में माना जाता है सौरिया पहाड़िया। अब होता क्या कि ये प्राचीन काल में जब आते हैं और जंगलों में पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं तो वहां पे क्या कि ये पहाड़ों पर जाकर अपना छोटा छोटा निवास स्थल कह सकते हैं जो कि टापू टाइप से जो बनता है पहाड़ों पर्वतों में, उस तरह से ये शुरू में अपना निवास स्थल बनाते हैं। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो इन सब के लिए केंद्र सरकार या तो फिर राज्य सरकार के द्वारा कई सारी योजनाओं का शिलान्यास किया गया है और कई सारी योजनाएं चल रही है। जैसे पिछले बार 2019 में हम देखे थे किसके लिए एक गैस पंप योजना कह सकते हैं कि पंप योजना जो कि पाइप से नल से जल पहुंचाने के लिए एक योजना चलाया गया था। नल से जल पहुंचाने के लिए एक पाइपलाइन का व्यवस्था किया गया था जो ताकि उसको सभी को वहां तक जल पहुंच पाए और कह सकते हैं कि साफ जल कम से कम पीने के लिए स्वच्छ जल का पहुंच हो उन सभी तक। तो इस तरह से कई सारी योजनाएं जो इनके कह सकते हैं कि समय पहुंच रहा है और इस तरह से ये काफी कह सकते हैं कि ये धीरे धीरे अब अपना विकसित अवस्था में आते जा रहे हैं। ये झारखंड की एक आदिम जनजाति है और आदिम जनजाति में याद रखेंगे इनका जो समूह है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड में आता है। जैसे हम पिछले क्लास में हम चर्चा किए थे कि आप सिर्फ एक जनजाति को याद रखिएगा, वो है बिरजीय जनजाति। बिरजीय जनजाति आप सिर्फ एक जनजाति को याद रखेंगे। 8 आदिम जनजातियों में एक बिरजिया है जो कि द्रविड़ प्रजाति समूह के अंतर्गत आता है, यानी ये द्रविडियन प्रजाति समूह के अंतर्गत आता है। बाकी जो भी जनजाति हैं वो सभी क्या है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड के अंतर्गत आता है। तो याद रखेंगे हम सभी के बारे में नहीं चर्चा कर रहे हैं, सिर्फ आदिम जनजाति के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब आदिम जनजाति में आता कौन कौन है इन सभी को हम सबसे पहले समझते हैं। तो आदिम जनजाति बहुत जगह आपको कोई बोलते हैं कि ट्रिक हम देते हैं, कोई ऐसे याद करो, हम बोलते हैं कि कुछ नहीं, आप सिर्फ हमारे साथ 8 आदिम जनजातियों तक पूरा आप सिर्फ पढ़ लें, आप आसानी से सभी जनजातियों को कभी नहीं भूल पाएंगे। तो क्या है कि कोई भी ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं एक बार तो सबसे पहले आप 2 याद रख लीजिए आसानी से, सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया। तो पहाड़िया में तो 2 हो गया, ये आदिम जनजाति। असुर और बिरहोर, क्योंकि आदिम का अर्थ ही तो होता है प्राचीन काल से रहने वाली जनजाति, वही तो है आदिम जनजाति। असुर और बिरहोर ये हम जानते हैं कि ये प्राचीन काल से सबसे प्राचीन काल के ये जनजाति माने जाते हैं। तो असुर और बिरहोर वो 2 याद हो गया। तो असुर और बिरहोर 2 याद हो गया।
दो था यहाँ पे सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया, चार तो आपके ऐसे याद हो गए। अब दो याद रखिएगा, एक बिरजिया और दूसरा है परहिया। एक है बिरजिया और दूसरा है परहिया, तो दो यहां पे याद रखेंगे। उसके बाद दो बचता है, एक है सबर और दूसरा है कोरबा। तो एक है सबर और दूसरा है कोरबा। तो बिरजिया के साथ याद रखिए परहिया, बिरजिया के साथ याद रखिए परहिया। तो दो तो यहां याद हो गया, और दो फिर याद रखिए, एक है कोरबा, एक है कोरबा, एक याद रखेंगे कोरबा और दूसरा है सबर। अब सबर को हम हिल खड़िया के नाम से भी जानते हैं, हिल खड़िया के नाम से हम जानते हैं, हिल खड़िया के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, तो दो दो के पेयर में आप याद रखें, आप आसानी से कभी नहीं भूलेंगे। तो दो याद रखिए, पहाड़िया में जनजाति में सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया। असुर और बिरहोर, ये दो याद हो गया। फिर आप याद रखें परहिया और बिरजिया, परहिया और बिरजिया याद रखें। फिर आप याद रखें कोरबा और सबर, कोरबा और सबर, यानी सबर को ही हम हिल खड़िया के नाम से भी जानते हैं। तो ये 8 आदिम जनजाति जो कि बहुत ज्यादा, ना ही आपको ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगा और ना ही आप कहीं इधर उधर भागने की आवश्यकता है, ताकि आप आसानी से याद कर लें। फिर इनकी भाषा की अगर बात करें तो इनकी भाषा जो वो मालतो भाषा है, यानी मालतो भाषा कह सकते हैं कि ये द्रविड़ भाषा समूह का ही भाषा माना जाता है। और मालतो में सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया और उरांव जनजाति की जो भाषा है वो कहीं ना कहीं मालतो भाषा से संबंधित है, और उससे काफी ये मिलता जुलता भाषा माना जाता है, इसलिए ये सभी जो है मालतो भाषा के अंतर्गत ही आता है। तो इन सभी को याद रखेंगे कि अगर पूछा जाए कि सौरिया पहाड़िया की भाषा क्या है, तो ये मालतो भाषा, अगर मालतो नहीं ऑप्शन में है तो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित माना जाता है। तो इन दोनों चीजों में आप कभी भी कंफ्यूजन नहीं हुई, समूह और भाषा, क्योंकि इससे पहले आप जब हमारे क्लास को देखेंगे तो वहां से आपको क्लियर अभी तक हो गया होगा कि भाषा और समूह में आप कभी कंफ्यूजन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये प्रजाति समूह को बांटा गया है, यानी प्रजातियों को जो कह सकते हैं कि जनजातियों को अलग अलग श्रेणी में कह सकते हैं, अलग अलग समूहों में बांटा गया, वो 3 है। अब वो 3 कौन कौन से हैं, वो 3 कौन कौन से हैं, तो याद रखेंगे इनमें से 3 अगर बात करें तो इनमें से 3 जो हम बात करते हैं, जैसे सबसे पहले अगर बात करें तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड आता है, सबसे पहले प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड आता है, फिर आता है आपका ऑस्ट्रेलॉइड, फिर आता है ऑस्ट्रेलॉइड या तो फिर प्री द्रविडियन कह सकते हैं ऑस्ट्रेलॉइड, या तो फिर प्री द्रविडियन भी हम कह सकते हैं। और उसके बाद जो आता है वो आता है आपका अंत में द्रविडियन प्रजाति समूह। तो ये 3 समूहों में बांटा गया प्रजातीय दृष्टि से। जबकि भाषा की दृष्टि से अगर बात करें तो ये मालतो भाषा है जो कि द्रविड़ भाषा से संबंधित माना जाता है, तो इनको जो है वो द्रविड़ भाषा से संबंधित माना जाता है। तो इस तरह से इनकी हम क्या कह सकते हैं कि भाषा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं, ये अपने आप को मलेर कहते हैं, ये कह सकते हैं कि ये अपने आप में मलेर से संबंधित, अपने आप को ये मलेर से संबोधित करते हैं, यानी अपने आप को ये मलेर कहते हैं। अब याद रखेंगे ये शब्द आप जरूर याद रखिए, मलेर, ये अपने आप को मलेर कहते हैं। और इनकी जनसंख्या जो है वो झारखंड में 46,222, यानी 46,222 जो है वो कुल इनकी जनसंख्या है। तो याद रखिएगा इनकी जनसंख्या जो वो झारखंड की कुल जनजातियों का 0.53% कह सकते हैं कि 0.53%, यानी 0.53% जो है वो राज्य की जनजातियों का कुल हिस्सा माना जाता है। यार ये जनसंख्या जो भी हम आंकड़ा बता रहे हैं, चाहे वो पिछले जितने भी जनजाति है और वर्तमान में आगे जो भी जनजाति के बारे में हम आंकड़ा जो भी दे रहे हैं, ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार से हम जो भी आंकड़ा बता रहे हैं वो 2011 की जनगणना के अनुसार से। ये आप कभी नहीं समझे कि ये वर्तमान जनसंख्या हम बता रहे हैं, वर्तमान जनसंख्या नहीं है, ये 2011 के जनगणना के अनुसार से ये सभी आंकड़ा है। अब इनकी बात करें मुख्य निवास स्थल कहाँ माना जाता है, तो दरअसल इनका मुख्य निवास जो है वो संथाल परगना के ये अस्थायी निवास कह सकते हैं, या तो फिर आदि निवासी माने जाते हैं। अब आदि निवासी यानी कि जो प्राचीन काल से वहां पे रह रहे हैं, क्योंकि इनके क्षेत्र जो है वो हमको जानते हैं कि दामिन एक आप शब्द पढ़े होंगे, तो कहीं ना कहीं उन सभी से ये पहाड़िया जनजाति से वो काफी मिलता जुलता माना जाता है। उनका काफी इतिहास जो वो काफी कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक माना जाता है। तो वहां पे जब हम उन सभी चीजों को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे हम विशेष रूप से इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, और वहां पे हम अच्छे से उन सभी चीजों को समझेंगे क्या था
ये कह सकते हैं कि जो भी उन सभी के बारे में दामिन एवकोह के बारे में क्या था, दामिन एवकोह कब घोषणा किया गया और क्या क्या उसमें कंडीशंस थे, तो उन सभी चीजों को हम एक एक करके समझेंगे। क्या उनसे जनजातियों को लाभ हुआ, क्या उनसे घाटा हुआ, तो उन सभी के बारे में हम उन सभी चीजों को एक एक करके हम वहां पे पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं शौरिया पहाड़िया जनजाति के सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में। तो सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में अगर बात करें तो इसमें गोत्र प्रथा नहीं मिलता है। याद रखिएगा, इनमें जो वो गोत्र प्रथा जो वो नहीं देखने को मिलता है। अब यहाँ पे गोत्र प्रथा कह सकते हैं कि गोत्र प्रथा नहीं देखने को मिलता है, तो इसका कारण क्या है कि इनमें जो वो कह सकते हैं कि ऐसे क्षेत्र में रहे हैं जो बहुत ज्यादा ये विकसित नहीं माने जाते हैं। तो जनजातियों में कह सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा विकसित जनजाति नहीं माने जाते हैं। तो इसके तौर पर कह सकते हैं कि गोत्र प्रथा जो वो शुरू से ही नहीं रहा है। तो अब इन यहाँ पे सवाल होता है क्या समगोत्रीय विवाह इनमें होता होगा? जब गोत्र ही नहीं है तो समगोत्रीय विवाह का यहाँ चर्चा कहाँ से आया? तो जब गोत्र ही नहीं है तो इनमें वो ऐसा कंडीशन तो नहीं लगेगा। तो हर जगह ये हम ये नहीं कह सकते कि सभी जनजातियों में समगोत्रीय विवाह वर्जित माना जाता है। हालांकि इनका गोत्र प्रथा नहीं है, लेकिन इनकी एक समूह तो होगा ना, यानी शौरिया पहाड़िया जो जनजाति है तो इनका एक अपना तो जरूर उद्देश्य होता है। तो उनके आधार पर इनका एक नियम चलता है जिसके आधार पर इनका वैवाहिक संबंध देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, इनमें गोत्र प्रथा जो वो नहीं मिलता है। साथ ही साथ याद रखिएगा, इनमें एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि नया ही एक परंपरा देखने को मिलता है। इन शौरिया पहाड़ी जनजाति में क्या है कि दो नाम का प्रचलन है, यानी वो अपने आप में दो नाम रखते हैं। तो याद रखिएगा, इनमें जो है वो दो नाम का प्रचलन देखने को मिलता है। दरअसल ये ऐसा नाम रखते हैं ताकि ऐसा माना जाता है कि बुरी आत्माओं को वो भटकाने के लिए, यानी कह सकते हैं जो बुरे आत्मा का प्रभाव उनके ऊपर होता है उनको भ्रमित करने के लिए वो दो नाम का प्रयोग करते हैं। तो ज्यादातर देखा गया कि शौरिया पहाड़ी जनजातियों में दो नाम देखने को मिलता है ताकि वो बुरे आत्माओं जो है उनको भ्रमित कर सके। लेकिन बता दें कि वो भी तो बुरे हैं, उनका भी प्रभाव जो वो काफी कह सकते हैं कि इतने तरीके से है, वो भी छोड़ने वाले नहीं होते हैं। लेकिन उनको कहीं ना कहीं भ्रमित करने के लिए दो नाम का प्रयोग करते हैं, दो नाम का प्रयोग करते हैं ताकि ये इधर भटके रहे हम इधर से निकल जाएं, है ना, ये इधर भटके रहे हम इधर से निकल जाएं। तो ये दो नाम का प्रयोग करते हैं विशेष रूप से बुरे आत्माओं को भटकाने के लिए, ऐसा प्रयोग किया जाता है, ऐसा माना जाता है। साथ ही साथ अब बात करते हैं युवा ग्रह के बारे में। अब इनका युवा ग्रह, तो युवा ग्रह क्या है, इन सभी चीजों को हम समझ चुके पहले कि युवक युवतियों जहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है जनजातियों में, उन सभी जगह को कह सकते हैं वही स्थान को युवा ग्रह के नाम से जाना जाता है। अब युवा ग्रह का संचालन करने के लिए भी व्यक्ति रखा जाता है जो कि कई जनजातियों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे इससे पहले हम पढ़े थे जोंक एरेपा, पेल एरेपा, बड़की धांगरी या तो फिर धांगर। ये सभी चीजों को हम पुराने क्लास में जब हम पिछली जनजातियों को जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पे हम सभी चीजों की चर्चा करते आ रहे हैं। उसी तरह से अगर बात करें शौरिया पहाड़ी जनजाति में, तो इनके युवा ग्रह को कोड़वाह के नाम से जाना जाता है। तो इनकी कह सकते हैं कि युवा ग्रह को कोड़वाह के नाम से जाना जाता है, कोड़वाह के नाम से जाना जाता है। अब होता क्या है कि इनके युवा ग्रह दो भागों में बटा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि कई सारी जनजातियों में क्या है कि अलग अलग बटा हुआ है। जैसे युवक के लिए अलग युवा ग्रह होगा, यानी लड़कों के लिए अलग होगा, और लड़की के लिए अलग होगा, यानी युवक एक जगह रहेंगे और युवती के लिए अलग युवा ग्रह का व्यवस्था है। जैसे इससे पहले हम पढ़ रहे थे तो वहां पे भी हम देखे थे कि जोंक एरेपा और पेल एरेपा। तो जोंक एरेपा जो था वो लड़कों के लिए युवा ग्रह था और पेल एरेपा जो था वो लड़कियों के लिए युवा ग्रह था। उसी तरह से यहाँ पे शौरिया पहाड़ी जनजाति में भी यहाँ पे क्या है कि दो गोत्र यहाँ पे भी मिलता है। इनका युवा ग्रह जो वो दो अलग अलग भागों में बटा हुआ है। पहला है मसरमक या तो फिर मसमक कोड़वा, और दूसरा है पेलमक कोड़वा। पेलमक कोड़वा और मसरमक कोड़वा। अब मसरमक कोड़वा जो है ये विशेष रूप से लड़कों के लिए है, यानी कह सकते हैं कि युवकों के लिए जो युवा ग्रह है उसे मसरमक कोड़वा या मसमक कोड़वाह के नाम से जाना जाता है। वहीं पेलमक कोड़वाह जो है ये युवतियों के लिए या तो फिर कह सकते हैं लड़कियों के लिए ये युवा ग्रह माना जाता है। तो लड़कों के लिए जो है वो मसरमक कोड़वाह और लड़कियों के लिए जो है वो पेलमक कोड़वाह के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों को याद रखेंगे, इनके युवा ग्रह कोड़वाह के नाम से जाना जाता है। ये दो भागों में बटा हुआ है, मसरमक कोड़वाह और पेलमक कोड़वाह।
मसरमक कोड़वा जो है वो लड़कों के लिए है और पेरमक कोड़वा जो है वो लड़कियों के लिए ये वगैरह का व्यवस्था है। बात करें इनके अगर सामाजिक दृष्टि से अगर बात किया जाए तो इनके गांव के मुखिया जो होते हैं, यानी जो भी धार्मिक ये कह सकते हैं गांव का संचालन जिनके द्वारा जो भी राजनीतिक व्यवस्था जो होता है उनका, उन सभी का जो देखभाल करने का जो मुखिया जो होता है इनके गांव का, कह सकते हैं कि वो सीएनआर के नाम से जाना जाता है। तो इन सभी पॉइंट को आप जरूर याद रखें, यहां से आपको सवाल जरूर पूछा जाता है, क्योंकि और सभी से थोड़ा सा ये अलग नाम देखने को मिलता है, क्योंकि इससे पहले हम या तो महतो पढ़े हैं या तो मांझी पढ़े हैं या तो और सभी ये कॉमन कुछ नाम पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि नया नाम है सीएनआर। तो याद रखिएगा कि शौर्य पहाड़िया जनजाति के गांव के मुखिया जो होते हैं वो सीएनआर के नाम से जाने जाते हैं। तो याद रखेंगे इनके जो गांव के मुखिया होते हैं वो सीएनआर के नाम से जाना जाता है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष, यानी कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो मांझी के नाम से जाना जाता है, यानी उसे मांझी से संबोधित करते हैं, ये मांझी से पुकारते हैं नाम से। तो याद रखिएगा ग्राम पंचायत का अध्यक्ष जो होता है, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष जो होता है वो मांझी के नाम से संबोधित किया जाता है। अब याद रखेंगे ग्राम समूह। ग्राम समूह अगर बात करें तो ये आधा या तो फिर अड्डा। अब ग्राम समूह होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम समझे। तो दरअसल ये जिस समूह में कह सकते हैं कि छोटे छोटे कबीले के रूप में या तो कह सकते हैं छोटे छोटे समुदाय के रूप में ये बटे हुए थे, तो उन समूह को ही ये आधा या तो फिर अड्डा के नाम से नाम दिया। तो जो ये कह सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में ये छोटे छोटे समुदाय बनाकर, मान लेते हैं एक छोटा सा समुदाय है, एक छोटा सा समुदाय है और इनमें से कुछ व्यक्ति हैं, कुछ व्यक्ति यहाँ पे हैं, यहाँ पे भी कुछ व्यक्ति हैं, तो ये अपने आप को इसे आधा या तो फिर अड्डा के नाम से संबोधित किए। तो इस तरह से कुछ कहते व्यक्तियों का जो अपना ये छोटा सा एक समुदाय बनाकर रहते हैं, तो उसी को ग्राम समूह कहा और उसी ग्राम समूह को आधा या तो फिर अड्डा के नाम से संबोधित किया गया है और ये अड्डा या तो फिर अड्डा के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे इनमें जो है वो संदेश वाहक, यानी जो भी एक जगह से दूसरे जगह संदेशों को भेजने का कार्य जो होता है, यानी कह सकते हैं कोई भी संदेश अगर एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना हो तो उसका कार्य जो मुख्य रूप से करता है वो भंडारी या तो फिर गोड़ैत के नाम से जाना जाता है। भंडारी या तो फिर गोड़ैत उन सभी कार्यों को करते हैं। याद रखेंगे इनके साथ साथ संदेश वाहक के साथ साथ, जैसे भंडारी या गोड़ैत जो है वो संदेश वाहक का कार्य करता है, इसके साथ साथ गिरी और कोतवार, गिरी और कोतवार जो है इन सभी के बारे में भी चर्चा देखने को मिलता है। बात करें तो गिरी और कोतवार ये सभी शब्द जो है इनका भी प्रचलन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो इन सभी चीजों को आप जरूर याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे शौर्य पहाड़ी जनजाति की आर्थिक व्यवस्था के बारे में। अब बात करेंगे आर्थिक व्यवस्था के बारे में, तो इनकी आर्थिक व्यवस्था अगर बात करें तो ये मुख्य रूप से स्थानांतरित या तो झूम खेती का प्रचलन भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, जंगल क्षेत्र में रहते हैं, तो स्थानांतरित या तो झूम खेती इनमें किया जाता है। हम पिछले क्लास में इसके बारे में हम चर्चा किए थे कि स्थानांतरित खेती या तो झूम खेती होता क्या है। तो स्थानांतरित खेती या झूम खेती दरअसल होता क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं कि क्या होता है स्थानांतरित खेती या तो फिर झूम खेती। तो याद रखिएगा पहले क्या है कि जंगल में ये पेड़ पौधे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि कई सारे पेड़ पौधे इनमें देखने को मिलता है। अब सबसे पहले क्या करते हैं कि ये पेड़ को काटते हैं, पेड़ को काट देते हैं और वहां से क्या करते हैं कि पेड़ों को जब नीचे गिर जाता है तो उसे वो जला देते हैं और जला देने के बाद वहां से क्या है कि ये जो भी राख बनता है, जो भी राख बनता है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो भी राख बनता है वो क्या है कि वहां से उस भूमि को थोड़ा सा उपजाऊ बना देता है। अब यहां से जब ये जमीन उपजाऊ बन गया तो वो उसमें क्या है कि कृषि जो भी बीज होते हैं वो बीज को वो बो देते हैं। या तो फिर अगर बात करें ये जब नीचे गिरा दिए और जब यहाँ से वर्षा या पानी पड़ता है तो इसमें क्या है कि जो भी इनका जला हुआ कह सकते हैं कि लकड़ी या तो पत्ते जो सड़ गल जाते हैं तो वहां से वो क्या है कि थोड़ा सा उर्वरक जो वो ज्यादा बन जाता है वो जमीन और वहां से वो उपजाऊ ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह से वो क्या करते हैं उसमें फिर बीज बो देते हैं और बीज बोने के बाद जो है वो कृषि कार्य उसमें संपन्न करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये वर्षा पर काफी आधारित होते हैं, यानी जैसे ऊपर की वर्षा जब होगा तो इनकी खेती अच्छी होगी, अगर वर्षा अगर ऊपर से अच्छा नहीं हुआ तो इनकी कह सकते हैं कि खेती जो है वो भगवान भरोसे होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में जल का जो कह सकते हैं कि स्तर जो होता है वो जल स्तर काफी नीचे होता है, तो उनमें क्या है कि जल का उतना
अच्छा से वहां पे व्यवस्था जो है वो नहीं हो पाता है। अब जब व्यवस्था जल का उतना अच्छा से नहीं हो पाएगा तो वैसे में क्या होता है कि ये मुख्य रूप से जो वर्षा पर ही आश्रित होते हैं। तो इस तरह से ये क्या है कि एक जगह पे खेती की, अब यहां से क्या कि जब वर्षा हो जाता है कुछ दिनों तक ये खेती करते हैं, लेकिन देखते हैं कि धीरे धीरे जब इनमें क्या है कि कृषि जो मिट्टी की उर्वरता है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो वहां से वो क्या करते हैं, फिर एक दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाते हैं और फिर वो वहां से दूसरे जगह आ जाते हैं और फिर वही कार्यों को दूसरे जगह करना प्रारंभ करते हैं। अब दूसरे जगह भी वही कार्य को फिर से संपन्न करते हैं, फिर से ये पेड़ पौधों को वहां पे जो भी पौधे होते हैं उनको हटाया जाता है, वहां से साफ किया जाता है और फिर वहां पे कृषि बोते हैं। तो एक जगह से दूसरे जगह जो स्थानांतरण हुआ, एक जगह से दूसरे जगह ये स्थानांतरण हुआ, इसी के नाम से इसका नाम जो वो स्थानांतरित कृषि या तो फिर कह सकते हैं स्थानांतरित खेती पड़ा। इसी को हम झूम खेती के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, एक जगह जंगलों में या तो पेड़ पौधे को साफ करके एक दूसरे जगह फिर से वो पेड़ पौधे को तैयार कर फिर वही प्रक्रिया के माध्यम से फिर वो खेती करते हैं जब तक उसमें काफी उर्वर देखने को मिलता है। और जैसे उसमें मिट्टी में उर्वरता या तो उपजाऊ वो कम होता है तो फिर वो वही कार्य को दूसरे जगह करना प्रारंभ कर देते हैं। इसीलिए इसे झूम खेती या तो फिर स्थानांतरित खेती के नाम से जाना गया। याद रखिएगा, इनमें एक और शब्द, और ये उस झूम खेती को कोरवा के नाम से संबोधित करते हैं, यानी इस जनजाति में सौरिया पहाड़ी में कोरवा के नाम से जो है वो जाना जाता है स्थानांतरित खेती या झूम खेती। तो याद रखिएगा, ये कोरवा यानी स्थानांतरित खेती करते हैं, जो कि एक जगह से दूसरे जगह जब ये बदलते रहते हैं अपने स्थान को, यानी कह सकते हैं कि ये खेतों को अपने एक जगह से दूसरे जगह बदलते रहते हैं। और ऐसे भी हम नेचुरल बात है कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वो मिट्टी वास्तविक रूप से ये काफी कम उपजाऊ होते हैं, तो वैसे में क्या होता है कि वो ज्यादा दिन तक बहुत ज्यादा ये उर्वर नहीं हो पाता है, तो कुछ ही दिन में वो जमीन क्या है कि वहां से वो बदल करके दूसरे जगह चल जाते हैं। लेकिन हालांकि ये वर्तमान में काफी कम देखने को मिलता है। लेकिन अगर भारत में अगर बात किया जाए, यानी पूरे देश में अगर बात किया जाए, तो पूर्वोत्तर राज्य जो है, चाहे वो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये सभी क्षेत्र जो हैं वहां पे भी अभी भी कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत इसका कह सकते हैं कि स्थानांतरित खेती या झूम खेती आज भी वहां पे देखने को मिलता है। तो ये ज्यादातर जो प्रचलन है वो पूर्वोत्तर भारतीय राज्य में ही देखने को मिलता है। हालांकि झारखंड में भी कुछ जनजातियों में ये देखने को मिलता है। तो इस तरह से याद रखेंगे इन सभी चीजों को, और साथ ही साथ ये कह सकते हैं इनकी धार्मिक व्यवस्था की अगर बात करें तो, और एक चीज याद रखिएगा कि आर्थिक व्यवस्था के आधार पर यहाँ पे क्या कि एक वर्गीकरण आता है ललित प्रसाद विद्यार्थी। तो ललित प्रसाद विद्यार्थी और एक रिजले, ये दो व्यक्ति होते हैं जो कि कई आधारों पर जनजातियों को वर्गीकरण किए थे। तो यहाँ पे ललित प्रसाद विद्यार्थी ने क्या किया कि ये स्थानांतरणशील खेती करते हैं, और उन्होंने ही सबसे पहले ये बताया कि ये स्थानांतरणशील खेती का कार्य किया करते हैं। तो ये ललित प्रसाद विद्यार्थी के अनुसार से कई वर्गीकरण महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ से कई बार डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि ललित प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के आधार पर इनमें से कौन सी जनजाति जो है वो शिकारी संग्रहकर्ता के अंतर्गत आता है, या तो फिर कौन सी जनजाति जो है वो शिकारी या स्थानांतरणशील खेती करते हैं। तो इन सभी चीजों को आप जरूर याद रखेंगे, यहां से भी कई बार आपके एग्जाम में सवाल पूछ लिए जाते हैं। याद रखिएगा, इस तरह से आप कई बार यहां से महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है। अब बात करते हैं इनकी धार्मिक व्यवस्था के बारे में। तो धार्मिक व्यवस्था के बारे में इनमें कई देवता देखने को मिलता है, कई देवी देवता इनमें देखने को मिलता है। जैसे इनकी प्रमुख देवता जो है वो लेहू गोसाई के नाम से जाना जाता है, लेहू गोसाई के नाम से जाना जाता है। लेहू गोसाई इनका जो प्रमुख देवता है वो लेहू गोसाई के नाम से जाना जाता है, लेहू गोसाई। ठीक है, इनमें जो है वो लेहू गोसाई के नाम से जाना जाता है, लेहू गोसाई के नाम से, लेहू गोसाई के नाम से जाना जाता है। इनके जो प्रधान देवता होते हैं, यानी कह सकते हैं कि धार्मिक प्रधान होते हैं या प्रमुख देवता जो होते हैं वो लेहू गोसाई के नाम से जाना जाता है। इन सभी चीजों को आप जरूर याद रखेंगे। साथ ही साथ अगर बात करें तो सूर्य देवता, इनके जो सूर्य देवता होते हैं वो बैरू गोसाई के नाम से जाना जाता है, बैरू गोसाई के नाम से जाना जाता है। इनके जो सूर्य देवता होते हैं वो बैरू गोसाई के नाम से जाना जाता है, बैरू गोसाई के नाम से जाना जाता है, बैरू गोसाई के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ चंद्रमा देवता, जन्म देवता, राजमार्ग देवता, काल देवता, सत्य देवता, शिकार के देवता, यानी कह सकते हैं कि इन सभी जो कहीं ना कहीं प्रधान देवता जो भी देखने को मिलता है वो सभी अगर बात करें
तो वो कहीं ना कहीं एक प्राकृतिक देवता माने गए, यानी जो भी देवी देवता हैं उन सभी जो वो कहीं कहीं कह सकते हैं कि वो प्रकृति पर आधारित है। तो वहीं अगर बात करें चांद देवता का, तो चांद देवता को ये क्या कहते हैं, चांद देवता को ये बिल्प गोसाई कहते हैं, बिल्प गोसाई कहते हैं, बिल्प गोसाई कहते हैं, बिल्प गोसाई। तो वहीं जन्म देवता को ये जरमात्रे गोसाई कहते हैं, जरमात्रे गोसाई, जरमात्रे गोसाई, जरमात्रे गोसाई जो जन्म देवता होते हैं। फिर बात करेंगे राजमार्ग देवता, जिसे पो गोसाई के नाम से जाना जाता है। राजमार्ग देवता अगर बात करें तो ये पो गोसाई के नाम से जाना जाता है, पो गोसाई के नाम से जाना जाता है, पो गोसाई के नाम से जाना जाता है। तो इन सभी चीजों को आप याद रखेंगे। साथ ही साथ काल देवता को काल गोसाई के नाम से जाना जाता है, काल देवता को काल गोसाई के नाम से जाना जाता है, काल गोसाई के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ इनमें जो है वो कुछ पर जैसे देखने को मिलता है, जैसे सत्य देवता। तो सत्य देवता क्या है कि दरमारे गोसाई, या तो दरमारे गोसाई भी बहुत जगह मिलता है, दरमारे गोसाई। इनमें क्या है कि दरमारे गोसाई जो उस सत्य देवता के रूप में मानता है, दरमात्रे गोसाई, दरमारे गोसाई। और जरमात्रे गोसाई जो वो जन्म देवता है, जबकि सत्य देवता को ये दरमारे गोसाई कहते हैं। साथ ही साथ अगर याद रखें तो इनमें जो है वो शिकार देवता जो है, शिकार देवता जो है वो औटगा के नाम से जाना जाता है, औटगा के नाम से जाना जाता है, औटगा के नाम से जाना जाता है, औटगा। तो याद रखिएगा शिकार देवता दरअसल जो भी इनमें शिकार देखने को मिलता है, जब ये कहीं भी जंगल में प्राचीन काल में शिकार जब करते थे तो उसका क्या है कि जब वो बना करके या तो फिर कहीं भी ये जब बलि चाहे वो बलि या तो फिर मुर्गा का बलि होता है तो वो क्या है कि वो देवी देवताओं को चढ़ाया करते थे। तो उसी की भाषा में ये औटगा के नाम से संबंधित है, औटगा, औटगा के नाम से ये संबोधित करते हैं। तो याद रखिएगा, इन सभी चीजों को जरूर याद रखिएगा, यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। साथ ही साथ अगर बात करें इनके धार्मिक प्रधान के बारे में, तो इनके धार्मिक प्रधान को मांझी या तो फिर कांतो मांझी के नाम से जाना जाता है, कांतो मांझी, कांदो मांझी या तो फिर मांझी के नाम से जाना जाता है। बहुत जगह मांझी भी मिलेगा, बहुत जगह कांदो मांझी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अब इस तरह से अगर जितने भी देवी देवता अगर देखें, चाहे वो सौरिया पहाड़ी जनजाति में, तो सभी देवी देवता कहीं ना कहीं इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये सारे प्रकृति पर आधारित देवता है। अगर बात करें प्रमुख देवता तो लेमू गोसाई है, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, जन्म देवता, क्योंकि जो कह सकते हैं कि जन्म का जो देवता माना जाता है उनकी ये पूजा करते हैं। साथ ही साथ राजमार्ग देवता, जो कि एक हमें सही राह दिखा सके, सही राजमार्ग दिखा सके या सही मार्ग दिखा सके, उनकी पूजा ये करते हैं, जिसे पो गोसाई के नाम से जाना जाता है। फिर आता है काल देवता, यानी काल कष्ट को हरने वाले जो देवी देवता होते हैं इनके, उसे काल गोसाई के। दरअसल गोसाई का अर्थ यहाँ पे देवता होता है, तो याद रखिएगा गोसाई जो शब्द है इसका अर्थ ही होता है देवता। बाकी के इनमें से जो भी शब्दावली है ये याद रखिए, जैसे बैरू का अर्थ होता है सूर्य, बिल्प का ये चंद्रमा से, जरमात्रे यानी जन्म, पो यानी राजमार्ग, काल यानी काल देवता को काल गोसाई, फिर दरमारे गोसाई यानी सत्य देवता, यानी सत्य के लिए जो कह सकते हैं कि सत्य पर आधारित जो भी देवी देवता की ये पूजा करते हैं उसे कह सकते हैं कि दरमारे गोसाई के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ शिकार का प्रचलन, जब हालांकि ये वर्तमान में कह सकते हैं कि शिकार का प्रचलन ये काफी लगभग ना के बराबर है, क्योंकि इस पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध भी है। अब सरकार के द्वारा इसे प्रतिबंध कर दिया गया कि अब आप कहीं भी खुले रूप में आप कहीं भी शिकार उस तरह से नहीं कर सकते और कोई जीव जंतु को आप हत्या नहीं कर सकते, मार नहीं सकते अब जंगलों में। तो कहीं ना कहीं अब ये लगभग ना के बराबर देखने को मिलता है, लेकिन ये प्राचीन काल में ऐसा प्रचलन था। और जब ये कह सकते हैं कि जब ये बलि देते थे तो बलि को कहीं ना कहीं वो देवी देवताओं के पास वो जाकर पहले चढ़ाते थे और पूजा किया करते थे। कई जनजातियों में क्या है कि जो बलि दिया जाता है, चाहे वो बकरे की बात करें या तो फिर मुर्गा होता है, कई जगह पे भैंसे का बलि दिया जाता था। वहीं पे अगर बात करें कुछ जनजाति में हम पढ़े थे नरबली प्रथा, जो कि पिछले हम जनजातियों में हम बात किए थे उन सभी चीजों को। तो साथ ही साथ इन सभी चीजों को आप याद रखेंगे। इनके धार्मिक प्रधान यानी धार्मिक कार्य का जो भी जिनके द्वारा संचालन होता है उसे कांदो मांझी या तो फिर मांझी के नाम से जाना जाता है। फिर बात करेंगे इनके सहायक, तो इनके सहायक कोतवार या तो फिर चालवे के नाम से जाना जाता है। कोतवार या तो फिर चालवे के नाम से जाना जाता है। जो सहायक होते हैं धार्मिक प्रधान यानी कांदो के, कोतवार या तो फिर
चालवे। कोतवार या तो फिर चालवे के नाम से जाना जाता है, कोतवार या तो फिर चालवे के नाम से भी जाना जाता है। तो इन सभी चीजों को आप याद रखेंगे, कोतवार या तो फिर चालवे के नाम से जाना जाता है। प्रमुख त्योहार की अगर बात करें तो इनमें कुछ प्रमुख त्योहार देखने को मिलता है, जैसे गांगी आड़िया। अब गांगी आड़िया ये भादों में एक नई फसल जब काटते हैं, तो भादों में जब ये एक नई जो भी कह सकते हैं कि भादोई जो फसल होता है, तो फसल दो प्रकार के होते हैं, एक अघन में काटा जाता है और एक होता है भादों में फसल काटने वाला। तो भादई फसल जो भी काटते हैं तो उसको उस समय ये त्योहार के रूप में एक मनाते हैं, जिसे ये गांगी आड़िया कहते हैं, जिसे ये गांगी आड़िया कहते हैं। तो याद रखिएगा, गांगी आड़िया का अर्थ होता है जो भादों में ये नई फसल काटते हैं, तो उसी समय ये त्योहार मनाया जाता है, गांगी आड़िया। फिर आता है ओसरा आड़िया। तो ओसरा आड़िया होता क्या कि जब कार्तिक में ये घंघरे की खेती जब करते हैं, तो कार्तिक में जब घंघरा को कटता है, जब कह सकते हैं ओसरा आड़िया जो है वो कार्तिक के समय जब घंघरा कटता है, तो उस समय ये त्योहार मनाया जाता है ओसरा आड़िया। तो याद रखिएगा, ओसरा आड़िया ये कार्तिक में घंघरा जब कटता है तो उस समय ये त्योहार मनाया जाता है ओसरा आड़िया। फिर है पूनू आड़िया। अब पूनू आड़िया होता क्या है, तो ये पूनू से याद रख सकते हैं पूस, पूनू से पूस, और पूस के समय जब ये बाजरा की खेती, जब ये बाजरा का खेती संपन्न हो जाता है, तो दरअसल ज्यादातर जो खेती इनमें देखा जाता है वो कहीं ना कहीं कृषि प्रधान त्योहार है। यानी जब कृषि कार्य को वो संपन्न होता है, कह सकते हैं कि वो जो भी कृषि को ये बीज बोते हैं और वो खेती अगर संपन्न या सही ढंग से अगर हो जाता है, उसके बाद ये काफी हर्षोल्लास के साथ ये अपने त्योहार को मनाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये खेती पर बहुत ज्यादा निर्भर होते हैं। तो अगर इनका खेती अगर अच्छा होता है तो इनका त्योहार भी काफी हर्षोल्लास के साथ ये मनाते हैं। और उसी तरह से जितने भी, चाहे वो जनजाति की बात करें या किसान की बात करें, तो किसान का सबसे प्रमुख जो चीज होता है वो होता है कृषि। अगर उनका कृषि अच्छा हुआ तो सारे त्योहार भी उनके अच्छे बीतते हैं। अगर कह सकते हैं कि अगर कृषि अच्छा नहीं हुआ, अगर अच्छा से वर्षा नहीं हुआ, तो उनके त्योहार भी आकर के उनके लिए कोई त्योहार नहीं होता है, क्योंकि उनकी जो मुख्य खुशी होता है वो कहीं ना कहीं खेती पर आधारित होता है। फिर उसके बाद आता है, एक है सलियानी पूजा। तो सलियानी पूजा दरअसल माघ या तो फिर चैत में एक कह सकते हैं कि इनमें त्योहार देखने को मिलता है, जिसे सलियानी पूजा के नाम से जाना जाता है। तो सलियानी पूजा जो होता है वो मुख्य रूप से माघ या तो फिर चैत में मनाया जाने वाला त्योहार है। तो इस तरह से अगर बात करें तो कुछ शौर्य पहाड़िया से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते थे, उन सभी पॉइंटों को हम आपके पास या कह सकते हैं आपके समक्ष पेश करने का प्रयास किया, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर चैनल पे अभी तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको लगे कि आने वाले समय में हमको यहाँ से फायदा हो सकता है तो। और साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और सभी को इससे फायदा हो सके। तो आप सभी को एक बार अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।